कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नया ही तरीके से एक वीडियो को प्रेजेंट करने जा रहे हैं और आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि आप अपने कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे बहुत अच्छे तरीके से उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आज जो आप जो देखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से, ये एक अलग ही तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही नया होने वाला है और आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इसको फोकस करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो वीडियो है किन किन लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो सीरियल मेथड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि सीरियल मेथड होता क्या है, सीरियल मेथड से ये ट्रेडिशनल मेथड से अलग कैसे है, आपके एनालिसिस में ये कैसे मदद करता है, आपको प्रीवियस ईयर को अंडरस्टैंड करने में आपकी कैसे मदद करता है। आज हम जो ये जो वीडियोस की सीरीज है, इस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के होंगे और देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क हो रहे हैं और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों के बारे में आपको तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीज़ भी हम इस वीडियोस की दिखेंगे। हाँ, और याद रखिए, आप इन जब वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको आपका पेन और कॉपी दोनों रेडी रखना है ताकि आप इन वीडियोस को अच्छे से समझ सकें, इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। हाँ, और एक चीज़ और, थोड़ा सा अपना माइंडसेट साइड करके रखें। जो भी प्रीवियस आपने जो भी देखा है, जो भी किया है, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उसको कुछ समय के लिए साइड करके रखें। एक दो टेस्ट सीरीज हम जो बता रहे हैं उस मेथड से यूज़ करें, उस पर लगाएं और उसके बाद फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि मेरे को अंदाजा है कि आपके लिए बहुत ही नया होने वाला है ये। तो थोड़ा सा मेथड्स को समय दें। आगे धीरे धीरे आपको जब समझ आने लगेगा कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस वीडियो के थ्रू से हम डिस्कस करेंगे कि 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थोड़े पीरियड के बाद हम देखेंगे कि सीडीएल मेथड क्या होता है, सीडीएल मेथड से आप कैसे इफेक्टिवली अपना एनालिसिस कर सकते हैं। 3R1H मेथड देखेंगे, इस मेथड से आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसके बैकअप कैसे रख सकते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। फिर इसके बाद फिर से 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 20 क्वेश्चन। एक वीडियो पे हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज बना के रखा है। फिर उसके बाद आंसर डिस्कस होंगे। याद रखिए कि हम आंसर्स पहले से नहीं देते, क्योंकि इन अगर आंसर पहले से देते हैं तो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, जो पीपीटीज की पीडीएफ होंगे, ओएमआर शीट्स होंगे, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन सभी का यूज़ करके एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो भी अभी तक जो मेथड्स चलते आ रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, और हमारा जो सीडीएल मेथड है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको देख रहे हैं तो आप रिपीटेडली इसको समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला, आप अभी तक जितना भी आप वीडियोस देख रहे हैं उनमें क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स होते हैं। जो भी इनको नरेट्स कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स भी दे रहे हैं। और इसमें स्टूडेंट का समय के हिसाब से पीरियड ऑफ अटेंशन धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि सेम रिपीटेड पैटर्न पे आपको वो अपना इंटेलिजेंस यूज करने नहीं देते। और नेक्स्ट है, आपका कोई राइटिंग वर्क नहीं होता। इस कारण से अटैचमेंट, जो वीडियो से जो डीप लेवल ऑफ अटैचमेंट होना चाहिए, वो क्रिएट नहीं हो पाता। इन जब भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो आपको एक रिवीजन स्ट्रेटेजी जो होती है वो क्रिएट नहीं हो पाती, क्योंकि आपने कभी एनालिसिस किया उसके बाद उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाता, जिसके कारण से आप इन सब का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो इसको बोलते हैं आगे पार्ट पीछे सा पार्ट स्ट्रेटेजी। आप कर तो रहे मेहनत, आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे उन चीज़ों पे इंप्रूव कर सकें। दूसरा चीज, इसमें टॉपिक से फ्रीक्वेंसी पता नहीं चलती कि कौन सी टॉपिक कब आ रही है, कैसे आ रही है, कितने बार आ रही है। हम इस छोटे से मेथड्स के थ्रू से आपको ये भी समझाएंगे कि ये कैसे रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप जब ये पढ़ते हैं तो जब सीरीज पे देखते रहते हैं तो आपका एक जो सर्च स्किल होता है, एक स्टूडेंट का सर्च स्किल होना चाहिए, वो आपका डेवलप नहीं होता। और बहुत सारे स्टूडेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को अंडरस्टिमेट करते हैं और इग्नोर भी करते हैं, जिसके कारण से उनका खुद का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड में साइकोलॉजिकली स्टूडेंट जो रहते हैं वो ज़्यादातर नोट्स पे डिपेंडेंट रह जाते हैं, जिसके कारण से उनका रिवीजन पीरियड जो होता है वो कभी कम नहीं होता। तो हम इस सभी जो प्रॉब्लम्स हैं,
इन सभी को एक नए सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड मेथड से रिप्लेस करेंगे, जिसका नाम है सीडीएल मेथड। ये बहुत ही सिंपल है, आप आने वाले समय में क्वेश्चंस में देख पाएंगे। सबसे पहला कि क्वेश्चंस विदाउट आंसर, कभी भी हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को आप जब डिस्कस करते हैं तो कभी भी क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली आपको आंसर्स नहीं देते, एटलीस्ट हम 10 क्वेश्चन मूव करते हैं, उसके बाद फिर आंसर देते हैं, ताकि आपको फिक्स्ड एक छोटा सा पीरियड मिल जाए। इसके कारण से क्या होता है कि स्टूडेंट का एक अटेंशन बना रहता है कि आने वाले समय में हमको आंसर्स मिलेंगे, हम एक बार करेक्ट करेंगे कि हमारे आंसर सही हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, आपको अपने OMR शीट्स में मार्क करना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि आपको इस वीडियो के दौरान पता चलेगा कि हम आपको एक स्पेशली डिजाइंड OMR शीट्स देते हैं, जो कि हमारे सीडीएल मेथड से 1 to 1 है। आपको सीडीएल मेथड समझ आएगा तब आप उस OMR का यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आपको एनालिसिस करना सिखाते हैं बिफोर आंसर सीइंग द आंसर। आप जनरली क्या करें कि भाई आंसर्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप इसमें डेवलपमेंट करते हैं। कंफर्म एंड डाउट आइडेंटिफिकेशन, ये जो हमारा सीडीएल मेथड है ना, ये सी का मतलब ही कंफर्म होता है, डी का मतलब डाउट होता है, एल का मतलब लेफ्ट होता है। तो आपको हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस आपने दिए हैं वो आपका कंफर्म सेक्शन है कि लेफ्ट सेक्शन है कि डाउट सेक्शन है। रिवीजन एट द सेम पीपीटी, आपको हम लोग पीपीटी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका जो रिवीजन है वो आपके साथ रहेगा। आपको उन पीपीटी को प्रिंट आउट करके रखना है, ताकि आप उनको नेक्स्ट टाइम पे उनका रिवाइज कर सकें। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहते हैं तो हम आपको एक पीपीटी देते हैं जिसमें पूरी टॉपिक्स मेंशंस होती है, तो आप उसी टॉपिक्स को ही रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत इफेक्टिव होता है। और इन वीडियोस के द्वारा हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम्स जो भी कंडक्ट कर रहा है वो हमको दो ही चीज दे रहा है, एक हमको सिलेबस दे रहा है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा है। ना वो हमको बुक प्रोवाइड कर रहा है ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट करना चाहिए, रीड करना चाहिए, और उसके बाद अपना जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसकी तैयारी करना चाहिए, और साथ साथ में इसको वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक मेरे लिए काम आ रहा है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए काम नहीं आ रहा है। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, ये जो मेथड है आपको लास्ट स्टेज तक, एग्जाम के लास्ट डे तक मदद करता है रिवाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें टॉपिक मेंशंस है और इसमें एक साथ में 3R 1 हैश फॉर्मूला भी एडेड है, जिसको आपको कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगा। ये एक ऐसा हैबिट है जो आपके लाइफ टाइम तक रहेगा। जो अभी तक जितने भी हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स में आप जब आपके हैबिट में आ जाएगा तो आपको सभी एंगल से बेनिफिट देगा, आपको और भी एनालिसिस करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपका जो डिपेंडेंसी है, जो कि अभी तक नोट्स में था, अब वो मूव करके एनालिसिस पे आ जाएगा। जो आपने खुद एनालिसिस किया होगा उसके बेसिस पे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और अपने खुद के नोट्स को डेवलप करेंगे, और अपने खुद जो आपके कोचिंग जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको रिफाइन करेंगे और उनको अच्छे तरीके से और समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि सीडीएल मेथड दिखता कैसा है। हम आपको इस वीडियो के लिंक पे, लास्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिसमें आपको एक फ्री OMR सीट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें ये बहुत ही डिफरेंट दिखने वाला OMR सीट है। ये OMR सीट में डिफरेंस क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 A B C D ऑप्शन, ये यहाँ तक जनरली सभी आपको OMR सीट में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे OMR सीट में आपको दो चीज एक्स्ट्रा मिलेगी। वो क्या क्या है? एक C और D। C का मतलब होता है कंफर्म और D का मतलब होता है डाउट। आपको कोई भी आंसर करने से पहले ये मार्क करना है कि ये मेरा कंफर्म आंसर है कि ये मेरा डाउट आंसर है। आप कभी भी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अपने अंदर से कंफर्म करना है कि ये आपका कंफर्म आंसर है कि आपका डाउट आंसर है। इस चीज की जो क्लैरिटी है ये OMR सीट लाता है। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और इन वीडियोस के थ्रू से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आपको ये OMR सीट डाउनलोड करना मस्ट है। इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन मूव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको ये OMR सीट आपको फ्री अवेलेबल है। आप लिंक के नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाके इस OMR सीट को डाउनलोड कीजिए और इसको आप प्रिंट आउट कीजिए और तब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए।
हम ये हमारा खुद का एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए क्रिएट किया हुआ है। आपको सभी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा। इसमें ये आपको एक एक पर क्वेश्चन, हर एक एक दिन एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, आंसर्स आपको लेट नाइट आपको आराम से आंसर्स मिलेंगे, आप देखेंगे उस क्वेश्चन को। तो एक एक क्वेश्चन आपको हर दिन वहाँ पे पोस्ट होता है, तो आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ये जो वीडियोस है इसको 3 पार्ट से बनाया गया है। एक आपको फ्री में एक OMR शीट मिलता है, और अगर आपको हमारे PPTs को डाउनलोड करना है, कि जिसमें अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे PPTs कैसे बने हुए हैं, तो इसमें एक विदाउट टॉपिक जो PPT है उसमें आपको 9 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और जो विद टॉपिक है जिसमें साइड बाय साइड टॉपिक लिखा रहेगा उसमें 49 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और रेस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में ऑफर निकलते रहते हैं हर वेडनेसडे को, आप उस दिन डाउनलोड करेंगे तो आपको 50% ऑफ में मिलता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर डाउनलोड कीजिए, और इसका समझिए कि सीडीएल मेथड होता क्या है, हमारी मेहनत को देखिए, समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, करना क्या चाहता हूँ, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, आज हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग चालू करने वाले हैं ये CAPF 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जिसमें आपको ये पूरा वीडियो सीक्वेंस होने वाला है। इसमें आपको एक वीडियो 20 क्वेश्चन के होंगे। लास्ट में जब पूरे सीरीज कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पल्सर प्राइस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पल्सर प्राइस रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया, पल्सर प्राइस। The Pulitzer Prize Gold Medal is awarded each year to the American newspaper that wins the public service category। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई देता है तो आपको ये जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है पल्सर प्राइज गोल्ड मेडल, तो हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। द पल्सर प्राइज गोल्ड मेडल इज नेवर अवॉर्डेड टू एन इंडिविजुअल। ये उसकी फीचर्स है, आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं। फिर जम्पी लेरी वॉन द Pulitzer Prize in the year 2000 for her first book, a short collection of the interpreter of melodies। तो यहाँ पे एक मेलोडीज वर्ड है, आपको इसको ध्यान देना है, और जम्पी लहरी ध्यान देना है। हम क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या होता है कि हमको जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मे बी करंट अफेयर है, इसका रिलेशन आने वाले समय में कभी नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको कभी भी आगे क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स है वो आपको कैरी फॉरवर्ड होते ही होते हैं, आपको आने वाले समय में कैरी फॉरवर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे ही देखेंगे, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को देखेंगे ही देखेंगे। तो हम ये टॉपिक क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक में आपको यहाँ देखने मिलता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो आप आंसर देने के पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले कंफर्म है कि आपका डाउट है। आप किसी भी एक क्वेश्चन पे टिक करेंगे, या तो कंफर्म या तो डाउट। जो OMR शीट है उसमें या तो C पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जो आपको आंसर देना है ABCD में से कोई सा भी आप आंसर दे सकते हैं। पहले कंफर्म या डाउट दोनों आपको टाइप करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पवन हंस। पवन हंस, अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया सीधा, पवन हंस। इट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल विथ इंडियन एयरफोर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है ये इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में हमारी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेन्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इट इज द इंडियन वन ऑफ द लीडिंग हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर। इट इज अ विंड एनर्जी प्लांट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया ही है, विंड एनर्जी प्लांट लोकेटेड इन इंडिया एंड रीजन सुटेबल फॉर इट। एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है यहाँ से, इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये टॉपिक आपको सर्च करना है, सिंपली आप गूगल में सर्च मारिए विंड एनर्जी प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर रेस्पेक्टिव रीजंस, तो आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। इट इज द माउंटेन पीक सिचुएटेड इन द कारगिल रीजन। भाई आपको इस अब यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एक माउंटेन पिक्स निकल के आ रहे हैं, छोटा टॉपिक है, कभी भी सर्च मारिए आराम से। फिर उसके बाद कारगिल रीजन निकल के आ रहा है। कारगिल रीजन है क्या, आप मैप में देखिए इसको, कारगिल रीजन दिखता कैसे है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे टोटल 4 या 5 टॉपिक निकल के आ रहे हैं जो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में रिपीट हो। तो हम क्वेश्चन से टॉपिक इस तरीके से बाहर निकालते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं।
अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको आता है क्वेश्चन तो पहले कंफर्म में क्लिक कीजिए या तो फिर डाउट में क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर आंसर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक अच्छा है। न्यूक्लियर देखिए यहाँ पे, यहाँ 5x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पिछले 2009 से लेकर के 2022 तक 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये जो टॉपिक है ये 5 बार रिपीट हो चुका है। आपको हैरान हो जाएगा कि जब आप एक छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे और इसके करंट अफेयर को फॉलोअप में रखेंगे तो आप इसको 5 बार देख सकते हैं एग्जाम में। ये टॉपिक रिपीट होता ही है। The NSG guidelines are implemented by each participating government in accordance with its national law. ठीक, the NSG guideline facilitate the development of nuclear trade. South Africa is the only country from Africa in the NSG. अब देखिए यहाँ पे 3 मेन एरिया को पकड़ने की कोशिश की NSG। भाई NSG में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑलरेडी, कौन कौन से कंट्री जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ वो जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियर ट्रेड है क्या चीज़, है ना। भाई न्यूक्लियर ऑलरेडी एक हार्मफुल चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी लोग न्यूक्लियर का ट्रेड क्यों कर रहे हैं, आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि न्यूक्लियर ट्रेड पॉसिबिलिटी अभी तक ऐसे क्यों पॉसिबल है, मतलब क्यों लोग ट्रेड कर ही रहे हैं जब इनको पता है तो भी। तो यहाँ से ये न्यूक्लियर ट्रेड इंपॉर्टेंट है। और ये साउथ अफ्रीका, आपको मैप में सर्च मारिए इसको, आपको मैप का नॉलेज है इसका तो ठीक बात है। अगर आपको मैप का नॉलेज नहीं है तो साउथ अफ्रीका को मैप में सर्च मारिए, देखिए कि भाई साउथ अफ्रीका वर्ड है, साउथ वर्ड अफ्रीका कितने बार रिपीट होगा, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सोचिए 2009 से लेकर के 2010 तक साउथ अफ्रीका कितने बार रिपीट होगा, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिपीट होगा। तो आपको छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको क्लियर रखना है, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। मैप में लोकेशन क्या है, सी रूट क्या है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी क्या है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका क्या है ना। इस टाइप से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप सर्च कीजिए रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ये कीजिए, तो आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है आपको, तो अब या तो कंफर्म पे टिक मारिए या तो फिर डाउट पे, और वहां से फिर ABCD जो सभी आपको आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द हिस्टोरिक स्टिलवेल रोड। स्टिलवेल रोड, इट इज कनेक्ट्स इंडिया एंड म्यांमार थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए 3 वर्ड आ गया, इंडिया, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश। भाई इंडिया और म्यांमार के बीच में कनेक्शन कैसा है, ये आपको टॉपिक एक टॉपिक हो गया, फर्स्ट टॉपिक। ये एक बार नहीं, बार बार रिपीट होंगे ये। इट वॉज बिल्ड बाय जापानीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरा आपको ब्रीफली करना है। नेक्स्ट देखते हैं। द रोड लाइज इन द लैंड ऑफ 3 डिफरेंट कंट्रीज, चाइना, म्यांमार, इंडिया। हमको यहाँ से सिंपल गूगल में सर्च मारना है चाइना, म्यांमार और इंडिया की रोड कनेक्टिविटी कैसे है। आपको आपका ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड एटलस है, एटलस में खोलिए, एटलस को देखिए कि कहाँ पे चाइना है, कहाँ पे म्यांमार है और कहाँ पे इंडिया है। तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कैसे कनेक्ट हो सकते हैं तीनों के तीनों। आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज कर सकते, ऑक्सफोर्ड का एटलस यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एटलस है वो। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ और origin shrouded in the mysteries, the dancer of this classic form dance Indian communicate inner emotion and theme through uh, cadence of body fusion movement and kinetic suggestion. 3 styles of this form of dance exist, originated from the 3 different regions, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अब देखिए झारखंड का लोकेशन क्या है, उसके बॉर्डर कंट्री, बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन से हैं, उड़ीसा के बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, ये देख लीजिएगा एक बार, मैप में लोकेशन देख लीजिएगा। रिदमिक स्टेटमेंट एंड द डायनेमिक यूज ऑफ स्पेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डांस फॉर्म। द डांस इज एन एक्सेलेंट culmination of enormous vitality and virility, as it is difficult to dance for long with a mask and dance does not last for more than 7 to 10 minutes. अब इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, जात्रा, छाऊ, गरबा और छेराव। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में अगर आपको ये डांस फॉर्म के बारे में थोड़ा क्लियरिटी है, अगर आपको इस डांस फॉर्म के बारे में नॉलेज है, तो आप इसमें कंफर्म या तो फिर डाउट।
और उसके बाद अपना आंसर्स टाइप, अपना आंसर्स मार्क कीजिए। और इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है, एक तो झारखंड इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, जातरा, छाऊ, गरबा, चिराव, क्लासिकल डांस फॉर्म में जितने भी आपको मिल जाएंगे, क्लासिकल फॉर्म में जितने भी टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उनको छोटा छोटा उसको आप टच कीजिए। आंसर्स पता है तो फिर आंसर मार्क कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द आरबीआई। फंक्शन, फंक्शन इंपॉर्टेंट एरिया है ये। आपको फंक्शंस जो आरबीआई के फंक्शंस है वो क्लियरली पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने बार रिपीट हुआ है? 7 टाइम रिपीट हुआ है 2009 से लेकर के 2022 तक। तो अगर कोई चीज 7 टाइम्स रिपीट हो रही है तो इन किस पैटर्न पे रिपीट हो रही है, क्यों रिपीट हो रही है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बैंकर टू द गवर्नमेंट कीपिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भाई ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, इसके बारे में जानकारी। इशूइंग 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स, रेगुलेटिंग क्रेडिट। ये रेगुलेटिंग क्रेडिट क्या होता है? देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिपो रिजर्व, रेगुलेटिंग क्रेडिट और बैंक का, ये टर्म्स है छोटे छोटे। आपको क्या लगता है ये कितने बार रिपीट होंगे? पूरे एग्जाम में कभी ना कभी रिपीट तो होंगे। आपको बैंकर का मतलब पता है क्या? आपको रेगुलेटिंग क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी है? जब तक आप इन क्वेश्चंस को टच नहीं करेंगे, इन टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सारे आने वाले समय में दिक्कत होगा। अभी देखिए कि ये हमारा OMR सीट है, आपने अभी तक डाउनलोड किया कि नहीं OMR सीट? अगर आप OMR सीट डाउनलोड नहीं किए हैं तो इतना दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको खुद को अपने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है, आपने आंसर्स को मार्क करना है, और जो आप ये जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें आपको गहराई चाहिए। तो जब भी आप OMR रखें प्रिंट आउट करके, तो प्रिंट आउट करने के बाद कोई भी, जैसे ये आंसर मैं दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मेरे को पता है कि भाई इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं सबसे पहला, मैं पहले कंफर्म हो जाता हूँ भाई मेरा कंफर्म आंसर है ये। ठीक, मैंने मार्क किया कि ये मेरा कंफर्म आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने मार्क क्या किया, ये मेरा कंफर्म आंसर है। अब भाई मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पता है कि इसका जो आंसर है वो सी है, तो मैं सी में मार्क करूंगा। तो पहले हम लोग क्या मार्क करते हैं? कंफर्म आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद मेरा ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं। ठीक, अब मैंने ये मार्क कर दिया। अब आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज को हम लोग मार्क करेंगे, कैसे इस चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई कंफर्म और डाउट में डालने से हुआ क्या। अब देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट अ फेमस ऑटोबायोग्राफर नैरेटिव। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1995 with the author was elected the first African American president of the Harvard Law Review, the Law Journal. It tells the story of the life of the author up to his entry in the Harvard Law Review. The author parents separated when he was 2 years old, and the book he formed an image of his absent father from the story told by his mother and her parents, who is author of the memory. Nelson Mandela, मार्टिन किंग लूथर, बेंजामिन बेनेकर, बैरक हसन ओबामा। अब ये देखिए 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इनके बारे में आपको ब्रीफली थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनके बारे में जानकारी के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, या तो आप यूट्यूब में सर्च मारिए आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, या तो फिर आप गूगल में सर्च मारिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए इनके कि कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कंफर्म में या तो फिर डाउट में क्लिक करके अपने OMR सीट में कंफर्म में डाउट या क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 7 पे इसका आंसर टाइप कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द होल्डिंग ऑफ ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट एवरी ईयर। टेनिस टूर्नामेंट होता है तो उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं यहाँ पे US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, 4 टॉपिक है। यहाँ पे देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, फेमस टेनिस टूर्नामेंट, US, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब देखिए यहाँ पे 8 बार ये ऑलरेडी पूछ चुका है इन टॉपिक्स को। विंबलडन 5 बार पूछ चुका है। भाई आपको 10 साल में 15 साल में अगर कोई क्वेश्चन 5 बार या 8 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टच करना ही पड़ेगा, आप इसको क्लियर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मे भी फिर से रिपीट हो जाए सेम क्वेश्चन। तो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे
फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी पे फिर अदर आते हैं। ठीक, इस एनालिसिस के माध्यम से ये अलग हो जाता है कि हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन कौन आते हैं। एनालिसिस से ही क्लियर हो जाता है आपको इन चीज़ों से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको क्लियर हुआ ना भाई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मेरे को जहां भी दिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे को टच करना ही करना है, मेरे को उस क्वेश्चन को छूना ही छूना है कि भाई उस क्वेश्चन को देखना ही देखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कंफर्म में क्लिक कीजिए, या तो फिर डाउट में क्लिक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह इज नॉट करेक्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिटर्न टू पावर आफ्टर कंप्लीटिंग अ फुल 5 year tenure। ठीक, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। He was the governor of Reserve Bank of India and thereafter the deputy chairman in the planning commission. From 1998 to 2004, he was the leader of the opposition in the Rajya Sabha। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पूरे डिटेल जानना चाहता है कि भाई आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर है कि नहीं, रिलेशंस क्लियर है कि नहीं मिनिस्टर्स के और प्रीवियस मिनिस्टर्स के। तो ये इस क्वेश्चन से जानना चाहता है डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन है। और फिर इसके बाद गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर वापस आएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको आइडिया है इसके पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको थोड़ा सा ही ब्रीफली पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पोस्ट गवर्नर्स कौन कौन रहे तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्लानिंग कमीशन, अब ये जो प्लानिंग कमीशन है देखिएगा कुछ समय में फिर रिपीट हो जाएगा। आपको प्लानिंग कमीशन सिंपली सर्च कीजिए और इस टॉपिक को कवर कीजिए। लीडर ऑफ अपोजिशन एंड रोल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड राज्यसभा। राज्यसभा देखिए कितने बार आ चुका है एग्जाम में, 65। इतना रिपीटिबिलिटी, 65 बार राज्यसभा रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो आपको राज्यसभा कितना क्लियरली पता होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट का एम पता होना चाहिए कि भाई आपको 21 पोस्ट के लिए किस जगह के लिए ले जा रहे हैं। तो उनके जो मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपको वहां से वो राज्यसभा कितना इंपॉर्टेंट, 65 बार रिपीट हुआ है। अब देख के हैरान रह जाएंगे कि राज्यसभा के जैसे टॉपिक्स 65 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कंफर्म या तो फिर डाउट, फिर इसके बाद आंसर करेंगे। फिर इसके बाद मैं इज द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग कमीशन। अभी देखिए फिर वापस से प्लानिंग कमीशन रिपीट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो 14 टाइम्स। पिछले 2009 से लेकर 2022 तक ये 14 बार रिपीट हो चुका है। आपको प्लानिंग कमीशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। 11th 5 year प्लान, प्लानिंग कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द 11th 5 year प्लान, वर्किंग ग्रुप ऑन एंड सिलेक्टेड करेक्शन आंसर यूजिंग द कोड। अब देखिए 11th 5 year प्लान 3 बार रिपीट हो गया और 14 बार रिपीट हो गया। DL सेठ सर, SK थिरोड सर, S शंकरन, एक्शन टू एम्पावरमेंट ऑफ SC माइनॉरिटीज OBC NST। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैच द कॉलम करना है कि कौन कौन इन सजेशंस को दिया था। डॉक्टर PL सेठ, DL सेठ, SK थ्रॉट एंड S संकरन। एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट SC माइनॉरिटीज OBCs और ST, ये 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर समय रिपीट होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस टॉपिक को प्यार से देखना है, इसको ध्यान से देखना है। एम्पावरमेंट जो टॉपिक है, भाई सरकार को किसी को भी पावर क्यों दे रही है, किसी को भी एम्पावर क्यों कर रही है ना। एम्पावरमेंट मतलब ऑलरेडी उनके पास जो भी पावर था उससे भी ज़्यादा उनको पावर दे रही है। ठीक, तो क्यों दे रही है सरकार जानना चाह रही है, एग्जाम जानना चाह रहा है कि भाई हम किसी को पावर क्यों दे रहे हैं। आपको आइडिया है क्या, कौन उसका जन्मदाता कौन है, उसको कौन आइडिया दिया हमको कि किसी को एम्पावर करना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सबसे पहले कंफर्म में मार्क कीजिए, उसके बाद फिर डाउट में मार्क कीजिए, उसके बाद फिर आंसर देखिए। अभी हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है। हम देखते हैं आपकी कि ये सीरियल मेथड होता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इनके जो आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं कि आंसर्स क्या क्या निकले। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पल्सर प्राइस का जो आंसर था वो हमारा है आंसर नंबर डी। ठीक, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी।
फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, सिक्स क्वेश्चन का आंसर है सी। देखिए मैंने सी मार्क किया हुआ है, सी मेरा करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा करेक्ट। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन है उसके सामने में या तो करेक्ट मार्क करूंगा या तो फिर रॉन्ग मार्क करूंगा, करेक्ट या तो फिर रॉन्ग। ठीक, यहाँ से ऐसे मार्क कर दूंगा। फिर इसका 7 नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर है डी, और 8th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, और 9th नंबर का आंसर है ए, और 10th का मेरा आंसर है सी। अब जब आपको आंसर्स पता चल गए, आपने आंसर्स देखा, आपने जो भी अपने OMR में मार्क किया होगा, आपने जो जब भी अपने OMR में मार्क किया होगा तो आपका OMR ऐसे दिख रहा होगा। तो आपने पहले क्वेश्चन सी में मार्क किया, फिर उसके बाद आपने सी मार्क किया, आपने देखा आपका क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, तो आपने यहाँ मार्क कर दिया। आपने सी में मार्क किया और उसके बाद बी में मार्क किया, और उसके बाद देखा कि आपका क्वेश्चन ना गलत हो गया, तो आपने यहाँ पे रॉन्ग डाल दिया। फिर इसके बाद देखा आपने कि डाउट में मार्क किया आपने, लेकिन ए ऑप्शन सिलेक्ट किया था जो कि सही हो गया। आपने डाउट पे मार्क किया था और आपने डी ऑप्शन पे मार्क किया था, तो आपने देखा कि ये रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि जो आपने कंफर्म सोचा था आपका कि कंफर्म आंसर है, लेकिन उसका जो आंसर है वो सही निकला कि गलत निकला। फिर इसके बाद जो आपका जो डाउट, जिसको आपने डाउट समझा था, वो आपका सही निकला कि गलत निकला। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत ही जरूरी है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है ये, जो आपके एग्जाम को बूस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन, टोटल आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक, आपने उसमें से 5 से 8th क्वेश्चन आपने कंफर्म में मार्क किए हुए थे, जिसमें से आपके 5 सही हुए और 3 गलत हो गए। ठीक, आपने देखा कंफर्म सेक्शन में हमारा गलत हो गया। ठीक, तो हम आपके 3 रॉन्ग हो गए। फिर इसके बाद आपने डाउट सेक्शन में रिमेनिंग 2 क्वेश्चन डाले थे, जिसमें से एक सही हुआ एक गलत हुआ, और आपने 0 लेफ्ट किया। तो आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे, आपका जो आप जो सोच रहे हैं कि जो आपका कंफर्म पोर्शन है, जो आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ये इसमें जो कमांड है मेरा वो सबसे स्ट्रांग है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस हैंडल कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये आपका स्ट्रांग एरिया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके इससे जो क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके गलत हो रहे हैं। तो ये आपका जो एरिया है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला एरिया है। इसको आपको वापस से टॉपिक्स को रिवाइज करने की जरूरत है, और इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। आपको यही नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये 3 क्वेश्चन गलत कर रहा है, इसका मतलब आपका ये अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो 4 दिए 12, 12 मार्क का पोटेंशियल है इसका, लेकिन आपको ये कितना लॉस देके जा रहा है? 15 मार्क्स का। अगर गलत कर रहे हैं तो 15 मार्क्स का लॉस लेके जा रहा है। ठीक, तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो भी सिलेक्ट थोड़े नंबर्स के लिए लोग जा रहे हैं, उनका जो मेन कारण है वो यही है कि उनका कंफर्म पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत है। उस आंसर्स को कंफर्म समझ रहे हैं, उसके बाद भी उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है रीडिंग मिस्टेक। आपने कोई क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं, जिसके कारण से उस क्वेश्चन की गलत हो गई। और दूसरा है कि आपको नॉलेज था, आपको सक्सेस था, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग आपको समझ नहीं आए, ये भी एक दूसरा मेजर कारण होता है। और तीसरा, आपको लगता है कि मेरा आंसर सही है, लेकिन उसके बाद भी आप इसको सही से नहीं बना पाए। ये जो नॉलेज गैप है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जब आने वाले समय में क्वेश्चन को वापस से कौन सा कंफर्म पार्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर इसके बाद डाउट सेक्शन पे देखते हैं कि कौन सा हमारा सही हुआ। इसके लिए सेकंड प्रायोरिटी, इसमें जो भी हमको रिक्वायर्ड होगा, जितना भी हमको छोटा मोटा जो भी एडिट करना है, हम उसको एडिट करके हम उसको वापस से अंडरस्टैंड करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। और जो थर्ड टॉपिक है, जो डाउट सेक्शन में, अब ये जो 2 एरिया बचे, जो डाउट सेक्शन में जो रॉन्ग है और इसके बाद जो लेफ्ट है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो है हमारा सिलेक्शन को जो प्रभावित करेगा, जो हमारे सिलेक्शन में रोकेगा, वो है हमारा कंफर्म पार्ट का क्रॉस, कंफर्म पार्ट की जो गलतियाँ। फिर इसके बाद जो डाउट पार्ट में उनमें करेक्शन। फिर इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी में जो डाउट पार्ट में जो इम्प्रूवमेंट करना है वो। इसके बाद फोर्थ पार्ट में जो हमने छोड़ दिया, उसमें हमने क्यों छोड़ दिया, उसको क्या कारण था उसको छोड़ने का, वो हमको एड्रेस करना है। तो इस टाइप से 3-4 चीजें जिसको आपको एड्रेस करना है। ये 3R1S रूल जो है, इसको हम लोग कुछ देर में समझेंगे कि कैसे काम करता है ये। इसमें बेसिकली आप जो भी हम जो अभी हमने देखा,
तो उसमें जो भी पीपीटीज होते हैं उसके साइड में टॉपिक्स लिखे होते हैं। उस टॉपिक्स को अगर आप कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मेरे को टॉपिक आता है, तो अगर आपको टॉपिक आता है तो फिर आप टिक मारेंगे। कुछ देर बाद फिर वापस से जब रिवाइज करने जाते हैं तब फिर पता चलता है कि भाई आपको ये नहीं आता, ठीक। तो फिर जब थर्ड टाइम रिवाइज करने आते हैं तो पता चलता है कि हाँ आपको आता है, फोर्थ टाइम रिवाइज करते हैं तो आपको नहीं आता, फिर आता है। तो कब तक हमको वेट करना है, इसको कब तक हमको रिवाइज करना है, जब तक तीनों बार हमारा करेक्ट ना हो जाए और उसके बाद हमारा एक फोर्थ टाइम रिवीजन ना हो जाए। वैसे छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके आसानी से रिवीजन हो जाएंगे और आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ये जो मेथड है आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा एक नया जर्नी चालू होता है कि अब हम लोग एक 11 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। और आप याद रखिए कि आपको अपना पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ जिसमें आपको ओएमआर सीट मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ही इन क्वेश्चन को आगे बढ़ें, क्योंकि आपको आने वाले समय में ओएमआर सीट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छू नहीं पाएंगे। कंसिडर द following statement about the Employee Statement Insurance Act 1948. The act was applicable to non-seasonable factories using power and employ 20 or more persons. The ESI scheme for already been implemented in the different area in the all the state and national union territories of India. अब ये देखिए यूनियन टेरिटरीज लिखा हुआ ना, यूनियन टेरिटरीज है क्या भाई, यूनियन टेरिटरीज आपको देखना पड़ेगा। यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा लोकेशन पे, उनका मैप में क्या पोजीशन है उनका, है ना। उसके बाद सराउंडेड बाय किससे हैं, कौन सी में है ना, कौन किसको रोड कनेक्शन है, कौन कौन से स्टेट से किससे जुड़ा हुआ है। तो ये 7 यूनियन टेरिटरीज को आपको देखना है। फिर इसके बाद एम्प्लॉय इन द फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिश टू विच act applies should be in insured. Which of the following statement is given correct? 1 2 1 3 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे आपका अगर ये आंसर आपको कंफर्म है, आपको ESI के बारे में आइडिया है, तो अपना क्वेश्चंस में या तो कंफर्म या तो डाउट, तो मैं कंफर्म में मार्क करूंगा और कोई सा भी एक ऑप्शन मार्क करूंगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आप इस तरीके से आपका अपने OMR में आप इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the paragraph given below, identify the temple referred to. भाई टेम्पल वाले क्वेश्चंस आ गए। सिचुएटेड ऑन द stream सराउंडिंग ऑन द बैंक ऑफ महानदी। महानदी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूट एंड इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ बैंक ऑफ महानदी, ये 2 बार रिपीट हो चुका है आपके प्रीवियस ईयर से, तो 2 बार ये महानदी रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। This temple is one of the wonder of the medieval period and draws attention of several devotees, tourists and researchers from all around the world. The temple does not stand upright and it tilted towards one side. Another attracts of the temple is kudo fish, for which the specimen offers as meat. मुक्तेश्वर टेम्पल, हुमा टेम्पल कटक, और चंडी टेम्पल और लिंगराज टेम्पल, ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। आप इन चारों टॉपिक्स को एक बार सर्च कीजिएगा, इनके बारे में देखिएगा, लोकेशन देखिएगा कहाँ पे है ये, ठीक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप या तो कंफर्म में या तो फिर डाउट किसी में मार्क कीजिए, फिर उसके बाद ABCD या किसी कोई भी ऑप्शन एक बार डालिए। नेक्स्ट चलते हैं 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया इसके लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है, इसके लिए बैंक्स की क्या जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से फॉरेन एक्सचेंज का क्या रिलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉलिटिशियंस का क्या रिलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाइंट जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कैसे रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सब चीज़ को आपको जो छोटे छोटे कनेक्शंस हैं उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा इसको। फिर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड वॉज सेटअप एज ए बैंकिंग कंपनी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, फाइनेंस कंपनी क्यों बनाया जा रहा है, बैंकिंग एज ए कंपनी क्यों एस्टेब्लिश किया जा रहा है। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको टच करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूप इज परमिटेड फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक, आपको अगर आंसर पता है तो कंफर्म, या तो कंफर्म पता है तो कंफर्म, या तो डाउट में है तो डाउट, और उसके बाद आंसर मार्क करना बहुत जरूरी है।
आप कुछ भी मार्क करें लेकिन आंसर जरूर मार्क करें, तभी आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उज्ज्वला, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, रेस्क्यूइंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, वुमेन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन चाइल्ड ये सब क्योंकि इनके देखिए गवर्नमेंट ने अलग से मिनिस्ट्री बना दी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो भाई पॉइंट में दम होगा तभी एक मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है। ठीक, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, उस पॉइंट पे वर्क करना चाहिए। इट इज कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मैकेनिज्म फॉर द reintegration and repatriation of victims including cross border victims. This scheme is being implemented by the various non-government organizations. अब आ गया टॉपिक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। भाई गवर्नमेंट एक खुद अपने आप में एस्टैब्लिश बॉडी है, वो किसी को रिहेबिलिटेशन करने के लिए और ये सोशल वर्क टाइप से करने के लिए किसी भी एनजीओ का क्यों यूज कर रही है। ये आपको ये जो पॉइंट है ना, ये रिलेशन जो है कि गवर्नमेंट और एनजीओ ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट कर रही है, क्यों गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर लेती। तो आपको देखना पड़ेगा कि एनजीओ और गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशंस हैं वो क्यों एस्टेब्लिश हो रहे हैं। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड डायरेक्ट एड and benefit to the victim of trafficking. This scheme has 4 components: prevention, rescue, rehabilitation, repatriation. The scheme is designed to liberate victim of commercial sexual exploitation. ठीक, अब ये स्कीम को एक बार जब आप देखेंगे तो उसमें छोटे से शॉर्ट नोट्स में आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आपको इसका आंसर्स पता है तो आप या तो फिर कंफर्म में क्लिक कीजिए या तो फिर डाउट में क्लिक कीजिए। ठीक, उसके बाद फिर अपना आंसर्स टाइप कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन इंडियन पेंटिंग। पेंटिंग इंपॉर्टेंट एरिया है, रिपीटेबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन जब भी आता है तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन लेके आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार जब आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आसानी से टच कर सकते हैं। वुमेन आर मेनली एंगेज इन क्रिएटिंग दिस पेंटिंग। दिस पेंटिंग डू नॉट डिपिक्ट मैथोलॉजिकल कैरेक्टर और इमेज ऑफ डाइटीज बट depict social life images of human being and animals along with senses from daily life are created in a lost rhythmic pattern painted white as on mud wall. They are pretty close to prehistoric cave painting. In the execution and usually depict scenes of human figure engaged in activities like hunting, dancing, swimming, harvesting. Statistically, they can be recognized by the fact that they are painted on the Easter mud base using one color white with occasionally dot in the red and yellow. The color is obtained from the growing rice into white powder by paragraph. The above character are one of the following forms in art of India: Tanjavur art, Madhubani painting, Varli folk painting and पटचित्रा पेंटिंग। 4 पेंटिंग के टाइप्स दिए हुए हैं, आपको 4 पेंटिंग से छोटे छोटे डिटेल्स निकालने हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है, आप इस क्वेश्चंस को पहले फेमिलियर है तो पहले कंफर्म मार्क कीजिए या तो फिर डाउट मार्क कीजिए, उसके बाद फिर या तो कंफर्म या तो डाउट, उसके बाद फिर आंसर्स मार्क कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम 1 से कॉलम 2 आपको मैच करने हैं। सबसे पहला आर्सेनल, बैटरी, conscription, dogfight. Arsenal, aerial duel between 2 or more aircraft at the closer range. Compulsory recruitment of personnel of service in the armed force, a unit of number of artillery guns and mobile air fixers. Places where arm and ammunition are manufactured and stored. 4 लोकेशंस दिए हुए हैं, 4 उनका नाम क्या क्या है आपको देखना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो या तो कंफर्म में क्लिक कीजिए या तो फिर डाउट में क्लिक कीजिए। कंफर्म या तो फिर डाउट, कंफर्म या तो फिर डाउट, फिर जो भी आंसर। फिर 16, रतन त्यागी, फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। मणिपुर का आप मैप देखिए कि मैप कहाँ पे है, स्टेट सराउंडेड बाय, ठीक, और उसके बाद मणिपुर में कोई स्पेशलिटी है क्या, कोई इम्पोर्टेंस है क्या, और ये विकीपीडिया से आप देख सकते हैं रिलेशन जो है वो कैसे किस टाइप से। फिर स्पोर्ट्स के लिए है, म्यूजिक के लिए, थिएटर से लिए, सोशल लाइफ के लिए।
तो आप कोई भी एक आंसर मार्क कीजिए, या तो कंफर्म में मार्क कीजिए या तो डॉट में मार्क कीजिए, उसके बाद एक आंसर जरूर मार्क करें। 18 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाइज विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो द डांस टेक्निक। देख सकते हैं डांस फॉर्म ना वापस से रिपीट हो गया। तंजावुर आर्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजर सेक्टर, डांस फॉर्म रिपीट हुआ क्या? देखिए ये डांस रिपीट हो गया, ठीक, डांस जो है ना वो वापस से रिपीट हो गया। तो डांस फॉर्म एक बार आपको टच करना ही पड़ेगा, ठीक। अब ये थोड़ा सा इंटरनेशनल डांस फॉर्म में भी आ जाते हैं, इंडियन क्लासिक में भी डांस फॉर्म में आ जाते हैं, तो थोड़े थोड़े जो डांस फॉर्म्स के तरीके हैं उनको थोड़ा सा फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। ओरिजिनली नोन फॉर बैक स्लिप और वॉकिंग ऑन द टोज। A dance is a dance technique that presents the illusion that dancer being pulled backward while attempting to walk forward. The break dance move it is called popular around the world before Michael Jackson. अब देखो जिसके मन में था मून वॉक था, क्योंकि माइकल जैक्सन था तो पहले से बोल दिया कि भाई आफ्टर माइकल जैक्सन है। पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर माइकल जैक्सन एग्जीक्यूटेड इट during a performance in 1983. It subsequently became the signature move and now one of the best known dance technique in the world, है ना। वागानोवा, सिचाटी, मून वॉक, जैज। जैज तो म्यूजिक है, आपको भी पता है, जैज कोई डांस नहीं होता, ये म्यूजिक फॉर्म है, ठीक। तो आपको इसका आंसर पता है तो आप कंफर्म या तो फिर डाउट, फिर इसके बाद जो भी आपको आंसर मार्क करना आप यहाँ से मार्क करें। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ब्रिक। ब्रिक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया पिछले 2-3 सालों में, तो रिपीटेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ब्रिक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन ईयर 2009 द लीडर ऑफ द ब्रिक कंट्रीज हेल्ड देयर फर्स्ट समिट। कोई भी फर्स्ट समिट है जो भी फर्स्ट स्टेप है इसी कारण से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फर्स्ट समिट के बारे में आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अकॉर्डिंग टू द गोल्ड्समैन स्कीम द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सिक्योरिटी फर्म। भाई ये क्या है? द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ ब्रिक्स सच दैट दे मे बिकम अमंग द 4 मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक बाय 2019। भाई इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है वो एक टॉपिक है। इकोनॉमिक डोमिनेंस को पढ़ते समय समझ पाना कि इकोनॉमिक डोमिनेंस दिखता कैसे है, होता कैसे है, कंट्री एक्सरसाइज कैसे कर रही है इकोनॉमिक डोमिनेंट बनने के लिए, लोग कर क्या रहे हैं इकोनॉमिक डोमिनेंट बनने के लिए, स्कीम्स क्या आ रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्जेक्शंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सबको एक छोटा सा एरिया क्रिएट करें और उसको समझें कि भाई क्या बोलना चाह रहा है। BRIC countries suggest for Doha round to the accelerate the order find compromise solution for the radical radiation for reduction for multi-billion dollar subsidies in the agriculture sector. Brazil, Russia, India, Canada are member of the BRICS। अब देखिए मेंबर्स आपको तो जानना ही पड़ेगा, ये ब्राजील कहाँ पे है, रसिया कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, कनाडा कहाँ पे। गूगल मैप में जाइए या तो फिर आपका ऑक्सफोर्ड मैप में जाइए, देखिए लोकेट कीजिए कि कंट्रीज कहाँ कहाँ पे, कंट्रीज कौन से सी पोर्ट में है, कौन सी पोर्ट में नहीं है, इंडिया से कनेक्टिविटी क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, इन सबको पकड़िए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो या तो फिर कंफर्म में मार्क कीजिए या तो फिर डाउट में मार्क कीजिए, उसके बाद जो भी आपका आंसर है उसको मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच विच अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द गोल्ड मेडल फॉर नेशनल अवार्ड फॉर ई कॉमर्स 2008-9। ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन अभी जो करंट अफेयर में वो आप देख सकते हैं। बिहार, एक बिहार टॉपिक है, ठीक। आप मैप में देखिए बिहार कहाँ पे लोकेट है, कौन कौन से स्टेट्स को सराउंड करता है। पटना क्या है उसका, अहमदाबाद, अहमदाबाद के बारे में ही पढ़िए। अहमदाबाद कहाँ पे लोकेटेड है। कुछ लोगों जो बहुत लोगों तो स्टेट पता होगा, फिर भी जिनको नहीं पता स्टेट देखिए, स्टेट सराउंडेड किससे है, अहमदाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है। गुजरात, सुजाला वाटर सेट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका,
कर्नाटका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कर्नाटका को समझें, मैप में लोकेट करें गूगल मैप में, या तो फिर आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैप में लोकेट करेंगे कर्नाटका स्टेट किन किन लोगों से सराउंडेड है। फायर अलर्ट एंड मैसेजिंग सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भोपाल। ठीक, आप कंफर्म करें या तो फिर डाउट करें, जो भी आपका पार्ट है। कंफर्म आंसर है तो आपको कंफर्म, डाउट आंसर तो डाउट। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम यहाँ से, अब हमारा ये 20 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो खत्म हो गया। अगर आपको कैसा लगा ये टॉपिक एक बार आप सजेस्ट कीजिए। अब हम लोग ये जो दो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आपके आंसर्स हैं एक बार देख लेते हैं। आपने जो भी मार्क किया होगा, अपना जो भी स्कोर है उसको टच पे रखिए, है ना। 11 का जो है वो डी है आंसर, 12 का आंसर सी है, 13 का जो आंसर है वो ए है, 14 का आंसर सी है, 15 का आंसर बी है, 16 का भी आंसर बी है, 17 का आंसर सी है, 18 का आंसर सी है, 19 का आंसर डी है, और 20 का आंसर ए है। अब आपने जो भी अपना जो आंसर मार्क किया होगा जो OMR में, आप वापस इस पेज पे आएंगे। आप वापस इस पेज पे आएंगे और एक बार क्लियर करते हैं। आप जब वापस इस पेज पे आएंगे तो आपके जो आपने कंफर्म मार्क किया है कि कौन सा डाउट मार्क किया है, कौन सा कंफर्म है, किसको आपने छोड़ दिया, ये सब चीज़ पॉइंट आउट रहेगा वहाँ पे। फिर इसके बाद A B C D A कौन सा आपने मार्क किया है वो भी पॉइंट आउट रहेगा। उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, देखना है आपको। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने एक मैप बना दिया कि भाई कंफर्म हमने 5 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। हमने कंफर्म 2 क्वेश्चन कंफर्म में डाला। ठीक, दोनों क्वेश्चन में आंसर देख लेते हैं कि भाई ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो हमारा दोनों क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे 0 क्वेश्चन आ गए। हमने डाउट सेक्शन में कंफर्म ये 3 क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा 2 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन गलत हो गया। अब हमने नेक्स्ट देखते हैं डाउट सेक्शन में हमारा 2 क्वेश्चन हमने डाउट सेक्शन में अटेंड किया, जिसमें से एक सही है और एक गलत है। ठीक, ऐसे आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, आपको पैटर्न समझ आएंगे कि भाई मैं जिसको कंफर्म समझ रहा था उसमें कुछ ना कुछ गलत है। उस गलत को ही आपको सॉल्व करना है, उस पर ही वर्क करना है। आपको बाकी जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने पेशेंटली थोड़ा सा वेट करें, सीरियल को समय दें, और उसके बाद देखिए आपके अंदर बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आना चालू होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, इसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स जानने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको पर डे मिलता है CAPF वालों के लिए, तो एक क्वेश्चन हर डे मिलेगा, आपको उसको आंसर देना है। ठीक है, आप ग्रुप नीचे में आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।